वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सभी को नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल पर आज हम कक्षा 10 की नई बुक जो कि सिलेबस 2021-22 के अनुसार चलेगी, एनसीईआरटी की जो बुक है हम उसको शुरू कर रहे हैं। उसका हम आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इस चैनल पर आप जुड़े रहिए। मैं आपको कंप्लीट क्लास 10th की मैथ यहाँ पर करवाऊँगा और बहुत ही शानदार तरीके से करवाई जाएगी। तो ये कोरोना का समय चल रहा है, अतः अपनी इस पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। कुछ इस कोरोना में सीख जाओगे तो आपको बाद में फ़ायदा रहेगा। तो अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अभी से आप स्टार्ट करें। तो आज अपन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आरबीएस या एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें। चैप्टर नंबर जो 1 है, चैप्टर नंबर 1 आपका परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर का ये चैप्टर है, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानते हैं कि आखिर प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। उसके बाद हम आएंगे वास्तविक संख्या के ऊपर। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं, उसकी सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। इधर देखिएगा थोड़ा सा। तो संख्याएं जो है, संख्या, ये प्राकृत संख्या हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृत संख्या, इनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है यदि आपसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं तो। पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्याओं का सीधा सा मीनिंग है गिनती। नंबर जानते हैं सभी, ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चलती है, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं प्यारे बच्चों। इनको हम अंग्रेजी के कैपिटल एन अक्षर से दर्शाते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल एन नंबर से दर्शाते हैं। आगे देखिए, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर या होल नंबर बोले इनको अपन। तो ये जब हमारी गिनती है, इसके अंदर एक जीरो और शामिल हो जाए, जीरो से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट नंबर तक चले, तो इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्या है। इनको W से दिखा देते हैं, इंग्लिश के कैपिटल W से, होल नंबर, है ना। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, यह है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सके। किसके रूप में लिख सके प्यारे बच्चों, P/Q। एक भिन्न है P/Q का, मतलब यहाँ P का भी कोई मान होगा, Q का भी कुछ मान होगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है प्यारे बच्चों कि Q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नंबर है ना पूरा इनफाइनाइट बन जाएगा। यहाँ आप जैसे 0 रखोगे, 0 रखते किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत बन जाता है। अतः आप Q का मान कभी भी क्या नहीं रखेंगे, 0। तो P/Q के रूप में लिखा जाए। तथा दशमलव प्रसार कैसे होते हैं इनके, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती के होते हैं, शांत आवर्ती के होते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सके, के रूप में नहीं लिख सकते। तथा इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती का होता है, अशांत आवर्ती का, अशांत आवर्ती का होता है। ठीक है, ये अपनी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक नंबर और है, उसको भी देख लीजिएगा, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या, इंटेजर नंबर। इंटेजर नंबर क्या होगा, इसे हम जेड से भी दिखाते हैं और कभी कभार आई से भी दिखा देते हैं, जेड। तो पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है प्यारे प्यारे बच्चों। देखो कौन कौन सी होती है। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब समझ गए, प्लस की संख्या है, +1 +2 +3 है ना, इनफाइनाइट तक हो सकती है। ऋणात्मक का मतलब -1 -2 -3 सो। एक बार मैं प्यारे बच्चों देख लेता हूँ कि वीडियो बन रहा है कि नहीं अपना। ओके है। हाँ, तो हमारी ये संख्या हो गई। तो ये हमारा संख्याओं के बारे में मैंने आपको छोटा सा जानकारी दे दी है। ये आपसे परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा, परंतु यदि आप वास्तविक संख्याओं का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको टोटली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर का जो आपके पास होना चाहिए। अब देखिए हम आते हैं हमारी वास्तविक संख्या चैप्टर की जो नाम है उसका मीनिंग समझते हैं। आइए प्यारे बच्चों, देखिए बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे अपन, यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने आराम से पूरे सिलेबस को कवर करने जाएंगे अपन। देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती क्या है। अभी अपन ने परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ी थी ना, उन्हीं का संग्रह है ये। तो क्या कर सकते हो आप, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। इसमें सभी संख्याएं आ जाएंगी, अंडर रूट वाली, बिना अंडर रूट की, है ना, p/q में क्यू के रूप में लिखने वाली, p/q के रूप में नहीं लिखने वाली, सारी संख्याओं का जो संग्रह होगा, ओनली एक नंबर को छोड़ के, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इतनी जानकारी अपन नहीं देंगे। एक होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या वो आप कक्षा 11 में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, है ना। सम्मिश्र संख्या को छोड़ के सभी सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। तो सम्मिश्र संख्या को छोड़ के, सम्मिश्र संख्या का मेन जो फॉर्म होता है उसे z = x + i/y ये होता है। ये आपको नहीं समझना भी आयोटा क्या होता है, ये इतने अपन डेप्थ में नहीं जाना है। आप तो इतना ध्यान रखो कि सभी नंबर्स को अपन वास्तविक संख्या कहेंगे, लेकिन सम्मिश्र संख्या को छोड़ के, ये जो मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, √2 √3 है ना, कुछ भी और भी कुछ जिसमें दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए ना, कुछ भी हो सकती है सारी संख्याएं, 1 2 सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, 0 सब आ गए इसमें। तो हमारी ये हो गई वास्तविक संख्या। इसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल R से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अपनी एक शानदार कॉपी बना लीजिए, एक अलग से नोट्स की कॉपी बनाओ, कम से कम भी 30 रुपये की बना लो, जिसमें आपको मैं बेसिक जानकारी दूंगा हर चैप्टर की। और एक आप बना लीजिएगा जिसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे पर्सनालियों की, जो अपने एक्सरसाइज होगी उनके क्वेश्चंस सारे करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए अब अपन आते हैं तुम्हारे चैप्टर पे। तो तुम्हारे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अपन एक प्रमेय पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये यूक्लिड वैज्ञानिक ने दी थी। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये आपसे परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है।
कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन दीजिए या परिभाषित कीजिए। तो कुछ नहीं है, छोटा सा एक स्टेटमेंट है, वो यहाँ पर लिख देते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होगी जहां विद्यमान होगी, कैसे कैसे विद्यमान होगी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मीनिंग क्या है, देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। वही चीज़ है ये, कोई नई चीज़ नहीं है। ये वही आपका भाज्य होगा, ये आपका भाजक होगा, ये आपका भागफल होगा, और ये आपका रिमाइंडर शेषफल होगा। कोई नई चीज़ नहीं है। कक्षा 9 में आपने जब भाग वाले क्वेश्चंस तो आपने किए थे, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसको वहाँ पर अपन शेषफल प्रमेय के नाम से जानते थे। ठीक है, तो देखो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को समझ नहीं आता क्या है। इसका मतलब है कि आर का मान जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा। देखो जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहता है ना वो बड़ा होता है, ये छोटा रहेगा इससे। तो आर का मान क्या रहेगा, यहाँ पर लिख लो, आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा। ठीक है, और बी का मान कैसे रहेगा, हमेशा आर से बड़ा। आर से बड़ा ही है ना, तो ये बातें आपको आनी चाहिए कि जब क्वेश्चन करेंगे अपन वहाँ हमारे काम आएगी। तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसे किसी छाप के आना, इसको ऐसे किसी उतार देना ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि सारा बोर्ड विजिबल है कि नहीं आपको। ओहो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ ताकि आप देख पाएँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन कुछ बुक्स के क्वेश्चंस लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, कुछ बुक्स के क्वेश्चन लेंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आराम से उतार लेना जब क्लास पूरी हो जाए, या साथ साथ उतारो तो साथ साथ उतार लिया करो वीडियो को रोक के। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपको क्वेश्चंस करना सिखाते हैं कि कैसे हमें इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लागू करना है। देखिए मैं एक्सरसाइज 1.1 ले रहा हूँ, है ना। एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए।
ठीक है, HCF अपने को निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। सेकंड है 196 और 38220, और थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255, 255, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, इनको अपन करना सीखते हैं। तो हम सबसे पहले पर्सन नंबर 1 लेते हैं। 135 और 225 का हमें HCF निकाल। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं HCF का मतलब क्या है। HCF का मतलब देखो, पूछ सकते हैं एक नंबर में HCF की फुल फॉर्म बताओ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ फैक्टर, सबसे बड़ा या सबसे उभयनिष्ठ फैक्टर, सबसे बड़ा, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणक आपको लेना है, इसका मतलब होता है HCF। या तुम छोटी क्लासों में यार हिंदी में भी जानते होंगे, इसका पढ़ा था ना 6ठी 7वीं के अंदर, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये लिख लीजिए, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, तो तब भी आपको HCF ही निकालना है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहले आपको देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर है 225, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ जो बड़ा नंबर होगा उसको A के बराबर लेना है। A बराबर, यहाँ A बराबर 225 और B बराबर 135, समझ गए। इसका मतलब कि 225 में आपको 135 का भाग लगाना है। लिखोगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन R लेस देन B इक्वल होता है ये, तो ठीक है, ये अपने को याद होनी चाहिए। अब A की जगह रख दो 225, B की जगह हो जाएगा 135 इंटू Q की जगह। अब देखो Q की जगह क्या आएगा। Q की जगह आपको वो चीज़ लिखनी है, इसमें भाग दो। सबसे पहले 200 बड़ा नंबर कौन सा है? 225, और 135 छोटा नंबर है, तो इसमें भाग दो। कितनी बार जाएगा? अधिक बार। देखो 270 हो रहा है तो एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक ही बार। एक ही बार गया तो 135 लिख दोगे। कितना बच गया? 12 में से 3 गया तो 9। यहाँ कितना बच गया? हाँ, ओनली 90 बच गया। तो आपके पास शेष पल है वो 90 आ गया। अब 90 आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे? देखो यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आ रहा। आपको इस क्वेश्चन को कब पूरा करना है? जब आर का मान 0 आ जाए। जब यहाँ पर आर का मान 0 आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा उस समय, ठीक है। तो अभी आर का मान 0 नहीं आया तो लिखोगे यहाँ आर बराबर 0 नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड, ये आप इसको डस्टर से साफ कर देना। या सॉरी, आप तो अपनी ये रबकार्य था, सॉरी क्या था? रबकार्य। इसको आप यहाँ मत करना, बोर्ड की जो कॉपी होगी उसमें पीछे करना हो। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? देखो अब देखो यहाँ पर आर का मान 0 नहीं है। अब आपको क्या करना है? इस 225 को छोड़ देना है। इन दोनों में देखो कौन बड़ा नंबर है। ए बराबर ले लोगे 135 को, बी बराबर ले लोगे 90 को, इंटू फिर डिवाइड करते जाओ। कितनी बार? एक ही बार। कितना बच गया? 45 बच गया। यानी कि 135 में आपको 90 का डिवाइड करना है, एक ही बार जाएगा। 90 यहाँ लिख दोगे, कितना बच गया? 45। 45 यहाँ से इस पर आ गया, ये आपके पास आ गया। इतना यहाँ पर उतारो। अभी भी देखो आर का मान 0 नहीं आ रहा है, तो
फिर से अभी चालू रहेगा जब तक ये काम यहाँ पर R 0 नहीं हो जाता, ये प्रोसेस अपना चलता रहेगा। एक बार देखिए विद्यार्थियों, एक बार कॉल आ रहा है कोई। तो यहाँ पर इसको आप पूरा राइट डाउन कर लीजिए। ये कंप्लीट आपका अभी को क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में राइट डाउन कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। देखो इसका आगे प्रोसेस फिर से यही रहेगा। देखो बोर्ड में हर बार पूछा जाता है HCF निकालो इन नंबर्स का, है ना, 2 नंबर देंगे आपको कोई भी, उनका HCF निकलवाएंगे। तो देखो लिखोगे यहाँ R बराबर 0 नहीं, या ऐसे लिख सकते हो R का मान 0 के बराबर नहीं है, R नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं ना। यहाँ भी चाहे आप ऐसे ही कर लो, R नॉट इक्वल टू 0, फिर नहीं मत लगाना ना, है R नॉट यानी R का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हो जाता नहीं है ना। तो अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देना ना पूरी लाइन ऐसे कैसे। तो अब फिर से बड़ा नंबर कौन है 90, इधर कौन आ जाएगा 45, फिर कितनी बार जाएगा देखो, के बाद 2 बार चला जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड जाएगा इसमें। हाँ 45 2 से करोगे तो 90 आ रहा है, प्लस देखिए अब की बार शेषफल क्या आ रहा है 0, लिखोगे यहाँ R बराबर 0 है, अतः इस स्थिति में क्या हो जाएगा, देखो HCF जो होगा तुम्हारा क्या होगा, ये वाली चीज, B का मान जो होता है जब R बराबर 0 आ जाए उस स्थिति में B का मान जो होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो अतः HCF बराबर 45, HCF का मान कितना हो गया 45, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। अब मैं देखो इसका एक शॉर्ट तरीका और बता दूं क्या आपको, है ना। देखो इतनी हिंदी वगैरह भी नहीं लिखते, कई बार ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट देखो यदि अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप ऐसे ही करें मेरे हिसाब से, देखो है ना, यही तरीका अच्छा लगेगा। फिर मैं एक बार शॉर्ट बता देता हूँ, कई बच्चों की रहती है कि सर शॉर्ट ही बताओ, थोड़ा छोटा हो जाए जो टाइम भी कम लगे। तो इसी का देखो 135 और 225, तो वही A बराबर BQ प्लस R, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। तो देखो 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस कितना आया था यहाँ पर, कितना बच रहा था, देखो यहाँ से देख लो ना, 225 135 0, ये 90 बचा था ना, 90, फिर से 135 19 2 2 19 टू 1 45, फिर से आपके पास 90 आ गया, 90 40 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ देखोगे कितना आ रहा है, B बराबर 45 है, तो HCF कितना हो गया आपका, तो ये भी आप चुटकियों में कर सकते हैं विदिन 1 और 2 मिनट्स के अंदर, है ना, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। तो मैंने HCF निकालना आप लोगों को सिखा दिया है, कैसे आपको HCF निकालना है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो वो भी देख लो। वन 96 38220, यही है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। हाँ 196 38220 सही है। देखो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है, ये रहा, तो A बराबर BQ प्लस R वाले लगाओगे, यूक्लिड विभाजन वो हिंदी लिख देना पूरी, है ना, वैसे कि वैसे लिखोगे। अब B की जगह आ जाएगा 196 इंटू, देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ डिवाइड देना है, इतना बड़ा नंबर है तो क्या करोगे, इसका इसमें डिवाइड दोगे। तो अब देखोगे मैं आपको इसका बता देता हूँ, जब आप इसका डिवाइड दोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए 195, है ना, कितना होता है 195, ये तुम्हारे एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन है, प्लस यहाँ शेषफल आपके पास 0 बचने वाला है, ठीक है ना। तो इसका जो HCF आ रहा है वो कितना आ गया 196, अर्थात पर्सन में ही उत्तर था इसका। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, HCF निकाल दिया आपने।
ठीक है, यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ देखो आपको। और हाँ, जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम नहीं लगा है, अभी आपको पता है आरबीएससी के जो बच्चे थे उनका एग्ज़ाम नहीं लगा है, हमारे भी जो ऑफलाइन बच्चे थे वो उनकी सबकी हमने छुट्टियां कर दी है, तो वो भी इनको देख सकते हैं भाई, है ना, कुछ तो हेल्प मिलेगी। क्योंकि आरबीएससी की जो बुक है उसमें ये क्वेश्चंस मिलते तो नहीं है, लेकिन तरीका तो यही है सबका, एचसीएफ वगैरह सारा यही है ना। तो आप आरबीएससी वाले जो बच्चे हैं वो भी, यानी कि जो पुराने 70 वाले हैं, कई बार वाले, वो बच्चे भी इनको पढ़ सकते हैं। अभी उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ कोरोना के कारण, तो आप भी उनको बता सकते हैं भैया ना। शेयर करिए इस चैनल को ताकि सभी बच्चे इसको देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, एचसीएफ का ये 867 और 225, 867 और 225, 867 और 225 नहीं 255। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है, तो लिखोगे यहाँ ए बराबर 867 और बी बराबर 225। तो लिखोगे यूक्लिड विभाजन परमीका से। अब लिख दोगे ना, लाइन तो बार बार थोड़ी लिखूँ मैं, लिख लोगे। हाँ भाई लिख लेना, क्योंकि जिससे हमारा टाइम भी बच जाए। तो 867 225 देखना हो कितनी बार इसका डिवाइड जा रहा है इसमें, तो आप साइड में कर लिया करो, तरफ कार्य है 867 225। तो देखो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स चला जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो ना, 4 टाइम्स देखो कैसे, फोर टाइम्स नहीं 3 टाइम्स ही जाएगा अभी, कितना 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स ही जाएगा ना, तो 3 टाइम्स गया, इसको आप इसमें से माइनस कर लीजिएगा। वन 192 बच रहा है, कितना बच रहा है 192। तो यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 लिख देना, यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 है, पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेय को लागू करने पर। तो 225 बराबर 192 इंटू 1 टाइम्स जाएगा, प्लस कितना बच रहा है देखो 8 तो यहीं बच गया, 25 ये, तो 25 में 8 और ऐड करिएगा तो आपके पास आ गया 33। क्यों 33। फिर से आर नॉट इक्वल टू 0 है, पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेय का लागू करेंगे आप लोग, तो देखिए 192 33, ये कितनी बार टाइम्स जाएगा देख लीजिएगा इधर। 33 का वैसे देख लो ना, 5 टाइम्स से तो कुछ नहीं हो रहा, हो 5 15, 5 टाइम्स नहीं 6 टाइम्स देखे तो, हाँ 5 टाइम्स ही रहेगा भैया। और इसमें से 165 में से माइनस कर लीजिएगा, 165 कितना हो गया, 12 में से 5 गया तो 7, 8 में 6 गया तो 2, 27, 33 आ गया। अब 27 इंटू 1 टाइम्स जाएगा, ये यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 6 बच रहा है, 27 6 इंटू 4 टाइम्स गया, 3 शेष हो गया, तो 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, हियर एचसीएफ कितना आ गया 3। बी का मान जो होगा इस समय, यहाँ शेषफल 0 हो गया ना, तो आपके पास एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया है मैंने, पर्सन नंबर 1 आपकी बुक का, ये मैंने आज करा दिया है। हाँ तो आप एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों।
उतार लिया होगा स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। यह आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है इसको ना। देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन, देखो इसका तो लिखोगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर क्या होती है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका? a = bq + r, ये होती है, जहां पर 0 < r b, यही होगा। अब देखो दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इस चीज पे गौर करिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक पे। धनात्मक का मतलब मैंने पूर्णांक के बारे में आपको बताया था शुरू में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, होते हैं कि नहीं? एक धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है धनात्मक। और संख्याएं भी 2 प्रकार की थी, सम और विषम। सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाएगा, 2, 4, 6, 8, ये क्या है? सम संख्या। विषम संख्या मतलब 1, 3, 5 ये वाली है ना। तो यहाँ पर धनात्मक बोल रहा है और विषम बोल रहा है। तो आप देखिएगा 6q + 1 6q + 3 ऐसे आ रहा है। तो देखो 6q + 1 तो a बराबर, ऐसे तो a = bq + r, bq + r। तो a का मान ऐसे कैसे, ये तो है ही नहीं अपने पास, यही मानना पड़ेगा। b की जगह है 6, q की जगह q है, और r की जगह देखो क्या क्या चल रहा है, 1, 3, 5 ऐसे चल रहा है। तो मैं यहाँ पर r ही लिख रहा हूँ अभी। अब r की मान अपन संभावित वैल्यू यहाँ पर r की ले सकते हैं। 0 < r की वैल्यू यहाँ पर लोगे आप 5 तक, यहाँ तक ले लो, 5 है ना, यहाँ पर 6 तक ले लेते हैं। और b कितना है? b 6 है, देखो 6 नहीं तो फिर इसको 5 ही लो, क्योंकि हमेशा छोटा रहना चाहिए। और यहाँ पर 6 आ जाएगा b का वैल्यू, सही है ना? b का वैल्यू 6। तो यहाँ पर r की वैल्यू लिखोगे, यहाँ r की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक, 5 तक जा सकते हैं अपना। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि r का मान हमेशा b से छोटा ही रहना चाहिए। तो इनको वैल्यूज को पुट करो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। देखोगे समीकरण 1 से सबसे पहले आप r का मान रखो। देखो ये r का मान है, यहाँ रखोगे 6q + r की वैल्यू 0 रखी, तो कितना आया? a = 6q आया, ठीक है। फिर आप r का मान रखो 1, फिर कितना आएगा? देखोगे यहाँ लिखते जाना, r = 0 रखने पर, r = 1 रखने पर, r = 1 रखने पर, तो कितना आएगा? 6q + 1 बार। तो आपने यहाँ पर उतार लिया होगा इसको, a = 6q + 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 रख दिया, 6q + 1। इसको आप आगे देखिएगा। इसके बाद अपन r = 2 रखने पर, r = 2 रखो, a = 6q + 2, r = 3 रखो, तो a बराबर आ जाएगा 6q+, यहाँ रखते जाना है बस r की जगह। देखो यहाँ रखते जाओ 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, अलग अलग नंबर। r = 4 रखिएगा, तो a बराबर कितना आएगा? 6q + 4। आगे फिर देखो r = 5 रखने पर, 6q + 5। तो आप देख रहे हैं आपके पास, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 तो ऊपर दे दिया, 2, 3, 4, 5,
6 और 7। ये इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, तो आप इन इक्वेशन को नज़र से देखिएगा अच्छे से, है ना। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ में तो देखो ये नंबर्स आ रहे हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब यहाँ आप डिवाइड करके देखें दो का, इसमें डिवाइड जा रहा है पूरा 2 का जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा पूर्णांक हुआ, सम पूर्णांक हो गए। यहाँ भी देखोगे 6q+1 हो रहा है, इसका मतलब ये विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये कौन सा है, फिर आ गया सम, इसमें देखो पूरा डिवाइड जा सकता है 2 का, इसमें नहीं जाएगा 2 का, इसमें जाएगा 2 का, इसमें नहीं जाएगा, ये देखो नंबर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। इसका मतलब लिखोगे कि 6q+4 और 6q+2, 6q+4 ये सभी धनात्मक सम पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि इन सभी में 2 का पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, 2 का पूरा भाग जाता है, अतः ये तो क्या नहीं हो सकते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक हो ही नहीं सकते। अतः फिर कौन से बच्चे हमारे पास, अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5 यह धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, तो आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है ना। तो हमने ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट करवा दिया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो। अभी पूरी एक्सरसाइज करवा देते हैं आपकी आज 1.1, इसको आप उतार लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है, मैं इसको बोल के ही सुना देता हूँ आपको, लिखना इतना बड़ा संभव नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हाँ देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या का मान क्या है। अधिकतम संख्या बोल दिया, इसका मतलब महत्तम समापवर्तक आपको यहाँ पर फाइंड करना है, क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 616 दे रखा है, इसका मतलब आपको 616 और 32 का क्या निकालना है भाई, 32 का HCF निकाल दो बस। 616 और 32 का क्या निकाल लो, HCF। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आता है HCF निकालना सभी को। देखो कैसे, बड़ा नंबर को A के बराबर, छोटे नंबर को B के। यहाँ लिख देना A बराबर BQ प्लस 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। 32। अब इसमें आपको देखना होगा कितना क्या हो रहा है। 616 में 32 का डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, कर सकते हैं। देखो इधर साइड में कर लेते हैं। 32 का इसमें देखोगे 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 29 हो गया, ये 6 आ गया। इसमें कितने टाइम्स, 608 आ रहा है। कितना आ रहा है, 608। तो ये आपके पास 19 बार और 608 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बच गया, 80 बच गया। 32 8 32 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया। अतः HCF कितना हुआ, 8। तो अतः आपसे पूछा क्या गया था इस प्रश्न में, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जिसमें मार्च कर सकते हैं स्तंभों, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो लिख दोगे, आता है स्तंभों की
अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर सीरीज में हम इतना ही करेंगे। हमने आज 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, इनको आप अच्छे से निकालें। अगले जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप उनको भी कर सकते हैं। फिर भी यदि नहीं होता है तो अपन कल वाले लेक्चर में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये लेक्चर मुझे बताएं ज़रूर कमेंट में। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को बताएं कि हम इस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़िए, ताकि जितने अधिक बच्चे हमसे जुड़ेंगे हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा बढ़ेगा और हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, अच्छा पढ़ा पाएंगे। और मेरे आपसे एक यही सलाह है कि इस कोविड-19 की जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को भी यही शिक्षा दें कि बाहर न जाए, कोई ज़रूरी काम हो तो ही जाए। ठीक है, हाँ। और आप लोग ओनली फॉर क्या करें, पढ़ाई करें, क्योंकि इस समय आप यदि निठल्ले बैठ जाते हैं तो फिर आप जैसे ही कोरोना हटता है और लॉकडाउन हटेगा तो आपका पढ़ाई का मन नहीं करेगा, क्योंकि इंसानी जो शरीर है, इंसानी जो ये माइंड है, ये आदतन हो जाता है किसी भी चीज़ का। हम इसको जैसी आदत डालेंगे वैसा ही ये ढल जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो आप इसको जैसा माहौल देंगे वैसा ही ये ढल जाएगा आपके उस माहौल के अंदर। तो आप इसको पढ़ाई का माहौल दें ताकि आपका माइंड अच्छा वर्क करे, मेंटलिटी भी अच्छी रहनी चाहिए, फिजिकली अच्छा रहें और मेंटलिटी भी अच्छा रहना चाहिए ना। समझ में आ रही बातें? हाँ, और अच्छा खाएं, साफ़ सफाई रखें, साफ़ सफाई से रहें इस कोविड-19 में। और इसी यूट्यूब चैनल पे हम जल्दी ही आपके लिए इंग्लिश की क्लास भी लेके आएंगे। हम आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स यहीं इसी चैनल पे करवा देंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी होगा वो काम। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ, तो ये हमारा आरबीएससी का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक का रूप ले चुकी है, खतरनाक रूप ले चुकी है। आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन कितनी मृत्यु वगैरह हो रही है। तो बच के रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। ओनली फॉर पढ़ाई करिए, बस यही हमारा मकसद है। इसीलिए हम आपसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं ताकि आप बच्चे पढ़ पाएँ। ठीक है, जब भी स्कूलें खुलेगी तो आप एक अच्छी एनर्जी के साथ स्कूल में जाएंगे और आपका अभी माइंड सेट रहेगा। आपका तो पढ़ाई कर रहे हो आप इतने दिन से, तो अच्छे से आपका कोर्स भी होगा और सारी चीज़ें हम करवाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं अपने कल की लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों को।